उस दिन मैं स्कूल आई तो माधुरी गेट पर ही मिल गई। वह एक लड़के से हंस हंसकर बातें कर रही थी। मेरे संस्कार ही ऐसे थे कि मैं किसी स्त्री या पुरुष या लड़का लड़की को हंसते बोलते देखती हूँ तो मैं उनके संबंधों को लेकर सशंकित हो उठती। मेरा सोचने का नज़रिया ही बदल गया। हालांकि पहले मैं ऐसा नहीं थी। तभी मैंने देखा वह लड़का कोई और नहीं बल्कि किशोर है, जो बातें करते करते माधुरी का हाथ थाम लेता है। मैं उन्हें नज़दीक आते ही चहक पड़ी। हेलो माधुरी, कैसी हो? माधुरी मेरे गाल पर एक प्यार भरी चपाट लगाते हुए बोली। जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तभी तू मेरे घर आती है। यह किशोर है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। माधुरी ने किशोर की ओर इशारा करते हुए कहा। तो मैं हंसने लगी। क्या किशोर को मैं नहीं जानती कि तू परिचय करवा रही है? हाँ, किशोर तेरा बेस्ट फ्रेंड है, यह मुझे मालूम नहीं था। मैं यह कहते कहते चुप लगा गई। किशोर मुझे ही एकटक देख रहा था। उसकी आंखों में शरारत थी। तभी वह आंख नचाते हुए बोला, माधुरी, तुम्हारी यह सहेली तो बड़ी सुंदर और स्मार्ट है। या माधुरी बदसूरत है? मैंने व्यंग्य किया तो किशोर माधुरी की ओर देखकर बोला, माधुरी, बुरा मत मानना, तुम्हारी सहेली हम दोनों में गैप डलवाना चाहती है। किशोर के यह कहते ही माधुरी हंसने लगी। मैं भी बिना हंसे रह न सकी। शाम के 4 बजे मैं माधुरी को ढूंढने लगी। वह 3 बजे से ही क्लास से गायब थी। किशोर भी कहीं दिख नहीं रहा था। मैंने माधुरी की सहेली मीना से पूछा। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वह स्कूल के पिछवाड़े वाले बाग में गई होगी। मैं यह सुनकर हैरान रह गई। 4:30 बजने वाले हैं। वह इस समय उधर क्या करने गई है? उधर का इलाका तो जंगलों का है। वह होश में तो है। नहीं चाहते हुए भी मैं स्कूल के पिछवाड़े की ओर बढ़ गई। हालांकि उधर जाना एक लड़की के लिए खतरे से खाली नहीं था। अभी पिछले महीने से ही एक स्कूल की लड़की की लाश बाग में मिली थी। कुछ दरिंदों ने उसके साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी थी। मुझे काफ़ी डर लग रहा था, फिर भी मैं दबे पांव झाड़ियों के बीच से होते हुए बाग में पहुंच गई। तभी मैंने एक घने पेड़ की ओट में खड़े माधुरी और किशोर को देखा। मेरे तो होश ही उड़ गए। माधुरी यहाँ किशोर के साथ क्या करने आई है? मुझे कुछ गड़बड़ लगा तो मैं संधे पांव से एक दूसरे पेड़ की ओर बढ़ गई। मैं उस पेड़ की ओट में आकर खड़ी हुई तो मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैंने देखा माधुरी ने अपनी पैंट एक तरफ खोल रख दी थी और किशोर ने भी अपनी पैंट उतार दी थी। वे एक दूसरे की बाहों में ऐसे समाये हुए थे जैसे बहुत दिनों के बाद मिले हो या ठंड से बचने के लिए एक दूसरे से चिपके हुए हो। फिर तभी मैंने जो दृश्य देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं चुपचाप पेड़ के सहारे उनकी यौन क्रीड़ा को देखती रही। जब वे झाड़ी की ओर बढ़े तो मैं भी पेड़ों की ओट से होते हुए झाड़ी की ओर बढ़ गई। वे तेज तेज कदमों से चल रहे थे, आगे पीछे कुछ भी नहीं देख रहे थे। जब वे झाड़ी को पार कर स्कूल के ग्राउंड की ओर बढ़े तो माधुरी की आवाज़ सुनाई दी, किशोर, तुम पहले जाओ, हम दोनों साथ साथ जाएंगे तो कोई शक कर सकता है। माधुरी यह कहकर इधर ही खड़ी हो गई। किशोर चला गया। किशोर के जाते ही मैं तेज कदमों से आगे बढ़ गई। मैं माधुरी को पकड़ लेना चाहती थी और उससे यह पूछना चाहती थी कि माधुरी, तू किस मजबूरी में किशोर के साथ यह खेल खेल रही है? आखिर मैंने माधुरी को पकड़ ही लिया। वह मेरे तेज तेज कदमों की आवाज़ सुनकर ऐसे चौंक कर मुड़ी जैसे किसी हिरन पर शेर ने अचानक हमला बोल दिया हो और वह संभलते संभलते गिर गया हो। माधुरी मुझे वहाँ देखकर हैरान ही नहीं थी बल्कि काफ़ी डरी हुई थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तू मेरी सहेली है। कोई अपनी सहेली को देखकर ऐसे डरती है? मैं तो इधर तुमको ढूंढती हुई चली आई थी। अब बता, तू इधर क्या करने आई थी? माधुरी एक काफ़ी सुलझी हुई लड़की थी। वह इतना तो जान ही गई थी कि मैंने सब कुछ देख लिया है। वह कोई बहाना ना करते हुए बोली, मैं क्या करूं काजोल? जैसे कोई युवक हस्त मैथुन का आदी हो जाता है, वैसे ही मैं भी मर्दानी बाहों के स्पर्श की आदी हो गई हूँ। मैं चौंक गई। तू यह क्या कह रही है? मैं सच कह रही हूँ।
एक शाम को मैं किशोर के साथ स्कूल के गेट से बाहर हुई तो वह बोला, चलो आज स्कूल के पिछवाड़े वाले बाग में चलते हैं। मैं तैयार हो गई। हम बाग में पहुंचे तो किशोर ने अचानक ही मजाक मजाक में मेरी छाती पर हाथ फेर दिया। मैं सच कह रही हूँ, मेरे रोम रोम खड़े हो गए, पूरे बदन में सिरहन सी दौड़ गई। किशोर ने एक कुशल खिलाड़ी की तरह फिर दोबारा मेरे पास आकर मेरे कंधे को सहला दिया। पुरुष की बाहों का पहला पहला स्पर्श एक स्त्री के लिए कितना अलौकिक, कितना आनंदमय और कितना सुखद होता है, इसकी अनुभूति मुझे उस दिन हुई। अब मैं भी किशोर के शरीर पर हाथ फेरने लगी। स्त्री बाहों के स्पर्श से वह भी पहली बार ही परिचित हुआ था। हम एक दूसरे को स्पर्श करते करते इतने उत्तेजित हो उठे कि हम कब निर्वस्त्र हो गए होश ही न रहा। हम एक दूसरे की बाहों में समाहित होने के लिए इस कदर उतावले हो उठे जैसे छूट रही ट्रेन को पकड़ने के लिए यात्री उतावले होते हैं। फिर क्षण भर में ही वह सब हो गया जिसके लिए हम एक दूसरे को सहला रहे थे, आंखों में आंखें डाल देख रहे थे और बाहों में आने के लिए बेचैन हो रहे थे। जाने क्यों सहवास के बाद मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ, लेकिन मैं अगले दिन खुद ब खुद ही किशोर के पास पहुंच गई। वह भी मेरा इन्हीं इंतज़ार कर रहा था। इस तरह मैं रोज़ ही इसे न दोहराने का संकल्प लेती हूँ और दूसरे दिन स्वतः ही किशोर के साथ बाग की ओर बढ़ जाती हूँ। यह मर्दानी बाहों के स्पर्श का ही जादू है जो चाहकर भी मैं या किशोर स्वयं को रोक नहीं पाते हैं। हमें इसका चस्का लग गया है। काजोल, हमारे इन संबंधों का जिक्र तुम किसी से भी न करना। समझ लो कि तुमने कुछ देखा ही नहीं। मैं धीरे से मुस्कुराई, फिर उसकी बाँह पकड़कर ग्राउंड की ओर बढ़ गई। जब हम ग्राउंड के बीच बीच में आ गए तब मैं बोली, मैं किसी से भी नहीं कहूँगी मैं तेरी सहेली हूँ। तू तो अभी बहुत छोटी है। दुनिया में तो ऐसे भी लोग हैं जो बच्चों वाले होकर भी तुमसे भी गई गुजरी हरकतें करते हैं। जब उन्हें कोई कुछ नहीं कहता तो तुझे कैसे कुछ कह सकता है। मैं यह कहकर घर की ओर जाने लगी तो माधुरी बोली, मेरी दीदी की शादी परसों है, तुम्हें ज़रूर आना है। मैं मुड़कर बोली, अरे वाह, यह तो बड़ी ही खुशी की बात है। इतनी अच्छी खबर तू अब तक छिपाए बैठी थी। मैं ज़रूर आऊँगी। लेकिन माधुरी, तुझे या किशोर को इससे प्रेरणा किससे मिली? मैं जानने के लिए उतावली हो उठी। अपने अपने माता पिता से। माधुरी यह कहकर सड़क की ओर बढ़ गई। मैं हैरान परेशान शाम के 6 बजे लौटी तो मम्मी आ गई थी और पापा भी टूर पर चले गए थे। मैं मम्मी से मिलकर अपने कमरे में आ गई। मम्मी कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। उसने मेरे कमरे में आकर बोली, फ्रिज में खाना पड़ा हुआ है, जब भूख लगे तो निकाल कर खा लेना, और हाँ, मेरा इंतज़ार न करना। यह कहकर मम्मी चली गई। मैंने उससे यह भी नहीं पूछा कि वह पूरी रात अकेली कहाँ रहेंगी, क्योंकि मुझे पता था कि वह पूरी रात वेदांत अंकल के यहाँ रहेगी। वह वेदांत अंकल से अपने संबंधों को मुझ पर जाहिर नहीं होने देना चाहती थी, जबकि मुझे सब कुछ पता था। मैं मम्मी के जाते ही विचारों में खो गई। बाहों का स्पर्श क्या इतना ही आनंददायक होता है कि उसके बिना माधुरी जी ही नहीं सकती। मम्मी मुझे अकेली छोड़कर वेदांत अंकल की बाहों के स्पर्श का मजा लूटने चली गई। रवीना पापा के बिना नहीं रह पाती। क्या आइसक्रीम और बर्फ़ी से ज़्यादा स्वाद साथ साथ सोने में होता है? मैं नहीं मानती, यह सब झूठ है। जीवन के सारे सुखों में भी बढ़कर जिस्मानी सुख भला कैसे हो सकता है? मैं यहाँ सोचते सोचते झपकी लेने लगी तो मुझे अचानक ही याद आया कि मुझे तो अभी खाना भी खाना है। मैंने उठकर फ्रिज खोला, खाना निकला। भूख तो उतनी थी नहीं। एकाध रोटी खाने के बाद थाली एक तरफा सरकाकर बिना हाथ धोए ही बिस्तर पर निढाल पड़ गई। आँख खुली तो अखबार पर नज़र आ टिकी। खिड़की से जाने कब अखबार फेंक गया था। अखबार के मुख्य पृष्ठ पर नज़र पड़ते ही मुझे तो पसीना छूट गया। हमारे इलाके के एक ऐतिहासिक मस्जिद को धर्मांधों ने ढहा दिया था। मैं सरसरी नज़रों से खबर पढ़ने लगी।
जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी वाले कॉलोनियाँ थी वहाँ वहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया था। हमारा घर जिस कॉलोनी में था वहाँ मुस्लिमों की संख्या काफ़ी थी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा, गलियों में सन्नाटा छाया हुआ था। पुलिस कर रही थी। मेरा सुबह का सारा प्रोग्राम फेल हो गया। मुझे माधुरी के घर जाना था, इसीलिए नहा धोकर किचन में कल की ब्रेड पड़ी हुई थी उससे सेक कर नाश्ता किया और बेडरूम में आकर टीवी देखने लगी। मैं घूमने फिरने वाली लड़की कमरे में बंद होकर रह गई थी। मम्मी तो अब आने वाली ही नहीं थी। पापा का भी इंतजार करना बेकार था। हमारी कॉलोनी में कुछ ज़्यादा ही कर्फ्यू का असर था। मुस्लिम ज़्यादा थे। मैं रात को किचन में थी, वहीं खा कर सो गई। रात के 12 बज रहे थे। मैं दरवाज़ा बंद कर सो रही थी। अचानक ही किसी ने दरवाज़ा थपथपाया तो मेरी आंखें खुल गई। इस समय भला कौन हो सकता है? मम्मी पापा में से तो कोई होगा नहीं। मैं दरवाज़ा खोलने के पक्ष में नहीं थी। तभी फिर दरवाजे पर थपथपाहट की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौकन्नी होकर बिस्तर से उठ खड़ी हुई और दरवाजे के पास आकर बोली, कौन इतनी रात को परेशान कर रहा है? उधर से धीमी आवाज़ आई, सीए। मैं एक हिंदू हूँ। यह इलाका मुस्लिम बाहुल्य होने के कारण मेरी जान को खतरा है। बाहर पुलिस गश्त कर रही है। मैं सुबह से यहाँ फंसा हुआ हूँ। आप दरवाज़ा खोलकर मुझे पनाह नहीं देंगी तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे। जाकर बाहर गश्त कर रही पुलिस से सहायता मांगो। मैं घर में अकेली हूँ। दरवाज़ा किसी भी कीमत पर मैं नहीं खोल सकती। तुमसे मेरी जान को भी तो खतरा हो सकता है। मैं दबी आवाज़ में ही कहा, मुझ पर विश्वास कीजिए। पुलिस 2 व्यक्तियों पर गोली चला चुकी है। उसे बाहर किसी को भी देखते ही गोली मार देने का आदेश है। यहाँ पर मैं सुरक्षित इसीलिए हूँ क्योंकि आसपास में कोई नहीं है। पुलिस भी इधर नहीं है। अगर पुलिस इधर आ गई तो शायद ही मैं बच पाऊँगा। यह कहते कहते वह सुबह पड़ा। मुझे उस पर दया आ गई। वह सचमुच ही मुसीबतों से घिरा हुआ था। मैंने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। वह यही कोई 20-21 का स्मार्ट युवक था। भय और शहदत के मारे वह थर-थर काँप रहा था। उसके चेहरे से बेचारगी टपक रही थी। वह कांपते हुए पाँव से अंदर आया और थम के सोफे पर बैठ गया। एक गिलास पानी पिला दीजिए। सुबह से ही प्यास लगी है। मैंने लाइट जलाई और जाकर एक गिलास पानी ले आई। वह एक सांस में गिलास का सारा पानी पी गया और फिर बोला, एक गिलास और। अब समझ आया जान कितनी प्यारी होती है। आप तो अंदर बैठी हैं ना, बाहर भेड़ बकरी की तरह लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। मैं जाने किस तरह बच गया। वह कल 3 गिलास पानी पी गया, तब कहीं जाकर कुछ सामान्य हुआ। मैं पलंग पर बैठती हुई बोली, आप इधर कैसे फंस गए? अरे पूछिए मत। मैं इधर मम्मी की साड़ी एक दुकान पर लौटाने आया था। दुकान से साड़ी लौटकर जब बाहर निकला तो सारा दृश्य ही बदल गया था। चारों तरफ आपस में लोग मर कट रहे थे। मैंने पास खड़े एक आदमी से पूछा तो उसने बताया कि यहाँ से जल्दी निकल लो। इस इलाके की एक मशहूर ऐतिहासिक मस्जिद को कुछ धर्मांधरों ने गिरा दिया है। यह इलाका मुस्लिमों का है। बेमौत मर जाओगे। मैं दूसरे रास्ते से किसी तरह भागता हुआ इधर चला आया। इधर तो और भी ज़्यादा मारकाट मची हुई थी। तभी पुलिस आ गई। लोग अपने अपने घरों में घुस गए। मैं आपके मकान की दीवार फांदकर एक कोने में जाकर छुप गया। ईश्वर भला करे, आपने मुझे यहाँ शरण दे दी। अरे ऐसी कोई बात नहीं, आप सोफे पर इत्मीनान से लेट जाइए। मेरे यह कहते ही वह युवक बोला, आप कहाँ सोएंगी? मुझे तो अंडरवियर और बनियान में सोने की आदत है। कोई बात नहीं, मैं बत्ती बुझा देती हूँ। कोई दूसरा कमरा नहीं है? मैं वही सो जाता। आपके कमरे में मुझे सोना अच्छा नहीं लगता। यह शर्माते हुए बोला, कमरा तो है लेकिन उसमें ताला लगा हुआ है। मैं पलंग पर लेट जाती हूँ। यह कहते कहते मैंने बत्ती बुझा दी।
दोस्तों हमारी आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, साथ ही कमेंट करके बता दीजिए कि आपको किस तरह की स्टोरी सुनना पसंद है। हम उसी तरह की स्टोरी आपके लिए लेकर आएंगे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।